भारत के नए बजट ने खास तौर पर विदेशी मदद के मामले में आस पड़ोस में एक नई बहस छेड़ दी है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है जिसकी गूंज पूरे दक्षिण एशिया में सुनाई दे रही है। चलिए समझते हैं कि इस बार के बजट में ऐसा क्या खास है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि इस बजट में कौन जीता, कौन हारा और ये सब भारत की बड़ी रणनीति के बारे में क्या इशारा करता है। देखिए, सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो है तालिबान के अफगानिस्तान को दी जाने वाली मदद में ये जबरदस्त इजाफा। मदद को 100 करोड़ से बढ़ाकर सीधा 150 करोड़ कर दिया गया है। जानकार मानते हैं कि ये पाकिस्तान के असर को कम करने का एक तरीका है, जहां भारत तालिबान सरकार से सीधे रिश्ते बना रहा है। और ये कहानी सिर्फ अफगानिस्तान पर ही नहीं रुकती। नेपाल और श्रीलंका को देखिए, उन्हें भी अच्छी खासी मदद मिली है। ये एक साफ इशारा है कि भारत अपने उन सहयोगियों को सपोर्ट कर रहा है जो उसके साथ खड़े हैं। अब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? जहां कुछ देशों को फायदा हुआ है, वहीं कुछ को साफ साफ संदेश भी दिया गया है। बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार जैसे देशों की मदद में बड़ी कटौती की गई है। इसे उन देशों के लिए एक सजा की तरह देखा जा रहा है जिनका झुकाव हाल में भारत से दूर या चीन की तरफ ज्यादा रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई भारत की बात। अब जरा सीमा के उस पार चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान में इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जा रहा है। और वहां का माहौल काफी गर्म है। पाकिस्तान में जो रिएक्शन आया है वो बहुत ही तीखा है। एक कमेंटेटर ने तो यहां तक कह दिया कि ये कदम पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाएगा। इससे एक सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है कि भारत अब अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। लेकिन देखिए, बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिक्स की बातों के अलावा जमीन पर एक और हकीकत है। वो है आम आदमी की चिंता। जहां नेता विदेश नीति पर बहस कर रहे हैं, वहीं एक आम पाकिस्तानी नागरिक ये सोच रहा है कि मेरे पास तो काम पर जाने के लिए पेट्रोल के पैसे भी नहीं हैं। और ये सिर्फ एक भावना या डर नहीं है, इसके पीछे ठोस आर्थिक अनुमान भी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान को सालाना 2 से 3 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है, जिसका सीधा असर वहां की नौकरियों पर पड़ेगा। तो सवाल उठता है कि आखिर इन सब फैसलों के पीछे भारत की आधिकारिक सोच क्या है? इसे नाम दिया गया है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का। चलिए समझते हैं कि ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है क्या। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में इस पर बहुत जोर दिया था। इसका सीधा सा मतलब है अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे, मजबूत और फायदेमंद रिश्ते बनाना। अब कागज पर देखें तो इसके लक्ष्य बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी बढ़ाना, चाहे वो सड़क हो या डिजिटल। लोगों का आपस में मिलना जुलना बढ़े, व्यापार बढ़े, ताकि सबका साथ में विकास हो। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या ये सिर्फ एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? तो क्या हम मान लें कि ये पूरा बजट सिर्फ दोस्ती और व्यापार बढ़ाने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रणनीतिक मकसद छिपा है? और यहीं पर कहानी का असली मोड़ आता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सब कदमों का जो असली निशाना है वो है चीन। भारत अपने पड़ोस में चीन के बढ़ते असर को रोकना चाहता है। तो भारत की रणनीति के 3 हिस्से नजर आते हैं। पहला, ये मान लेना कि पाकिस्तान अब चीन के खेमे में जा चुका है। दूसरा, सार्क जैसे मंच जहां पाकिस्तान का दखल है, उन्हें एक तरह से ठंडा कर देना। और तीसरा, बाकी पड़ोसियों के साथ सीधे रिश्ते मजबूत करना ताकि वो चीन की तरफ न झुकें। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये बजट सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है, ये इस पूरे इलाके का जियोपॉलिटिकल मैप यानी भू राजनीतिक नक्शा ही बदल रहा है। और ये बदलाव बहुत बड़ा है। अब देखिए, ग्लोबल चर्चाओं में साउथ एशिया या उप महाद्वीप जैसे शब्द धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं। इनकी जगह ले रहा है एक नया बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, इंडो पैसिफिक। भारत अब खुद को सिर्फ एक दक्षिण एशियाई शक्ति नहीं, बल्कि एक इंडो पैसिफिक पावर के तौर पर देख रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये बजट एक दस्तावेज से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐलान है। ये बताता है कि भारत की विदेशी मदद अब सिर्फ दान नहीं, बल्कि एक स्मार्ट रणनीतिक हथियार है। दोस्तों को इनाम दिया जा रहा है और जो चीन के करीब जा रहे हैं उन्हें एक सख्त संदेश दिया जा रहा है। और ये सब इंडो पैसिफिक की बड़ी बिसात पर खेला जा रहा है।
और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस नए दौर में जहां पैसे से प्रभाव खरीदा जा रहा है, तो फिर देशों के बीच रिश्ते किस चीज पर टिकेंगे? मदद से खरीदे गए गठबंधनों पर या फिर आपसी विश्वास पर?